शनिवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। शोभा यात्रा के दौरान 2 गुट भिड़ गए और देखते ही देखते विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। दरअसल शोभा यात्रा पर एक गुट के लोगों ने पथराव कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई। इसके बाद तोड़फोड़, आगजनी और मारपीट का लंबा दौर शुरू हो गया। हिंसा रोकने की कोशिश में पुलिस भी उपद्रवियों के निशाने पर आ गई। हंगामे में 6 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोग घायल हो गए। दिल्ली में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा शनिवार शाम करीब 4 बजे शुरू हुई। शोभा यात्रा में करीब 1600 लोग शामिल थे। यात्रा को जहांगीरपुरी में के ब्लॉक तक जाना था, लेकिन जैसे ही ये जुलूस सी ब्लॉक पहुंचा, झड़प शुरू हो गई। फिर देखते ही देखते पथराव होने लगा। पथराव के बाद उग्र भीड़ ने आगजनी शुरू कर दी। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, कई बाइक भी फूंक दी गई। हमलावर लाठी डंडे और अन्य हथियारों से लैस थे और काफी देर तक इलाके में गदर मचा रहा। हमला करने वालों का आरोप है कि शोभा यात्रा निकालने वालों ने उकसाया, जबकि शोभा यात्रा निकालने वालों का दावा है कि उन पर बिना वजह पत्थर फेंके गए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में पथराव, आगजनी के साथ साथ फायरिंग के भी आरोप हैं। एक पुलिसकर्मी गोली लगने से जख्मी हो गया, हालांकि उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। तनाव के हालात के चलते इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने देर रात से ही उपद्रवियों की धरपकड़ शुरू कर दी और अभी तक तकरीबन 15 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में हुई हिंसा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की और हिंसा फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके साथ दिल्ली पुलिस को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। साथ ही इलाके में पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया गया है, ताकि तनाव के बीच उपद्रवी कोई गड़बड़ी न फैला सके। मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स के 200 जवान तैनात किए गए हैं। हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में हुई हिंसा को बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आतंकी हरकत बताया। कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्ती अब भारत के नागरिकों पर हमले की हिम्मत करने लगी है। इनके एक-एक कागज चेक करके गैर कानूनी घुसपैठियों को देश से निकाला जाना अब जरूरी हो गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को इस हिंसा की जांच करनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया कि देश में हिंसा फैलाने के लिए 2 टूल किट काम कर रहा है, एक देश में और दूसरा विदेश में। वीएचपी ने पीएफआई पर भी आरोप लगाया है कि उसे हिंसा फैलाने के लिए विदेश से फंडिंग मिलती है। सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया जाता है भारत को बदनाम करने के लिए, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए। 87% ट्वीट्स, 87% ट्वीट ये विदेशों से हो रहे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से हो रहे हैं और खोजबीन में आया है कि ये सारा पैसा अमेरिका में बैठे हुए एक अमीर जिहादी के द्वारा खर्च किया जा रहा है। लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर जारी विवाद के बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने पुणे में हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में एमएनएस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर हटाने की मांग की है और इसे लेकर सरकार को 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद से ही पार्टी कार्यकर्ता जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हनुमान जयंती के मौके पर भी एमएनएस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में कई जगहों पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। सामना में लेख के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बार फिर राज ठाकरे के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। संजय राउत ने बिना राज ठाकरे का नाम लिए तंज किया कि अब महाराष्ट्र में भी नए हिंदू ओवैसी बने हैं। संजय राउत ने कहा कि जैसे बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी का इस्तेमाल किया, वैसा ही प्लान बीजेपी महाराष्ट्र में करना चाहती है। लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं, पब्लिक सब जानती है, सह लेती है, जवाब देती है। हिंदू समाज में भी कुछ ओवैसी निर्माण हुए हैं
एमआईएम निर्माण हुए हैं। राज ठाकरे की तुलना असदुद्दीन ओवैसी से किए जाने को लेकर हंगामा जारी है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने सामना के दफ्तर के बाहर चेतावनी भरा पोस्टर लगाया। पोस्टर में लिखा गया कि कुछ साल पहले एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने संजय राउत की कार को पलट दिया था। एमएनएस की ओर से पोस्टर के जरिए पूछा गया कि क्या इसे दोहराया जाना चाहिए। पोस्टर में लिखा गया है कि संजय राउत अपना लाउड स्पीकर बंद करें, नहीं तो एमएनएस अपने स्टाइल में इसे बंद कराएगी। केरल के पलक्कड़ में शनिवार को दिन दहाड़े आरएसएस नेता की हत्या से सनसनी फैल गई। इससे पहले शुक्रवार को एक एसडीपीआई वर्कर की हत्या हुई थी। इस घटना के कुछ घंटे बाद ही आरएसएस नेता का मर्डर हुआ। माना जा रहा है कि बदले की आग में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस आरएसएस कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से पूछताछ कर हत्या के आरोपियों का पता लगाने में जुटी है। पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में टीएमसी को जीत मिली है। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने बड़ी अंतर से जीत हासिल की। शत्रुघ्न सिन्हा करीब 2 लाख वोटों के अंतर से जीते हैं। उनका मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा से था। वहीं बालीगंज विधानसभा सीट पर टीएमसी प्रत्याशी बाबुल सुप्रियो ने जीत हासिल की। यहाँ उन्हें सीपीआई-एम प्रत्याशी से कड़ी टक्कर मिली। बाबुल सुप्रियो ने 9000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अमर पासवान ने जीत हासिल की। आरजेडी प्रत्याशी अमर पासवान ने बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी और विकासशील इंसान पार्टी के प्रत्याशी गीता देवी को हराया। वहीं छत्तीसगढ़ के खैरगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने जीत हासिल की। दिल्ली में शनिवार शाम कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग हुई। 10 जनपद में हुई इस मीटिंग में पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। बड़ी बात यह है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी इस बैठक में पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। इसके लिए प्रशांत किशोर ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं के सामने विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। साथ ही 2024 की तैयारियों को लेकर रोड मैप भी बताया। पंजाब में 1 जुलाई से आम जनता के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। भगवंत मान सरकार ने चुनावी वादों को पूरा करते हुए शनिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान कर दिया। हाल ही में सीएम भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात में 300 यूनिट बिजली फ्री देने के ऐलान को लागू करने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के नादिया में हुए रेप में वारदात में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने रंजीत मलिक नाम के उस शख्स को गिरफ्तार किया है। इससे पहले बंगाल पुलिस भी इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। पहले नादिया केस की जांच पश्चिम बंगाल की पुलिस कर रही थी। बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया।